बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज ANP के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल PDM का जो इजलास हुआ और उसके बाद जिस अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ऑब्वियसली उसमें पीपल्स पार्टी और ANP तो नहीं थी। बिलावल साहब ने PDM के फोरम पर इन जमातों को भी आड़े हाथों लिया और ये कहा कि कल का जो इजलास था उसमें क्लैरिटी नज़र नहीं आई, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी इन जमातों के दरमियान, कोई वाज़े पॉलिसी नहीं थी। और ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी और ANP तो ऑब्वियसली अब उसका हिस्सा नहीं है। साथ ये भी कहा था कि हम नहीं हैं तो भी इस्तीफ़े दे देने चाहिए थे। ये लोग तो इस्तीफ़ों की बात करते थे लेकिन इन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए, बल्कि पार्लियामान में कॉपरेशन का जिक्र कर रहे हैं, वो भी आपको आगे जाके सुनाएंगे। लेकिन अगर सबसे पहले हम जिक्र करें कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत सारी बातें कहीं, ऑपोजिशन से भी कहीं, एक तो आवाम को भी ये बताया कि मुश्किल वक्त है, जल्द गुजर जाएगा, और जो मईशत के हवाले से जो इशारे हैं वो बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि मुस्तहकम हो रहे हैं। और आज जिस तरह से उन्होंने कहा कि 4% से भी ज़्यादा ये बढ़ने की तवक्को है। और अपोजिशन के हवाले से उन्होंने ये बात की है कि अपोजिशन हमें नाअहल इसीलिए कहती आई है कि एक तो हमने उनको NRO नहीं दिया और अब ग्रोथ रेट देखकर मईशत का अपोजिशन फंस गई है, अपोजिशन परेशान है, हैरान है, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। और वज़ीर आज़म को ये भी यकीन है कि बजट इजलास में भी अपोजिशन उनके लिए कोई ना कोई मसला करेगी। साथ ही साथ एक और भी उन्होंने बात की और ये कहा कि अपोजिशन जाकर फौज को ये कहती है कि मुंतखब हुकूमत को गिरा दें। जरा सुनाइएगा वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा। NRO नहीं देंगे तो हम आपकी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे, और फिर फौज को, पाकिस्तान की फौज को कहते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दो। ये हमें चाह रहे हैं कि ब्लैकमेल करके वो करप्शन के केसेस खत्म करो। जो साइकिलों पे थे वो आज लैंड क्रूजर पे आ गए हैं। जिनकी साइकिलों की दुकान थी उनके लंदन मेफेयर में बेंटले और रोल्स रॉय के अलावा गाड़ी नहीं है। जो उन इलाकों में रह रहे हैं लंदन में, क्योंकि मैं लंदन जानता हूँ, जो वहाँ का कोई बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता। ये जो आज घबरा के सारे इकट्ठे हुए हैं, इनकी वजह ये है, ये समझ नहीं रहे थे कि ये हुकूमत निकल सकेगी इस माशी क्राइसिस से। वो इसलिए फंस गए हैं क्योंकि उन्होंने कहा इतनी नाअहल हुकूमत है, अब उनको समझ नहीं आ रही कि इतनी ज़्यादा ये ग्रोथ रेट 4% के करीब कैसे आ गई। इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो सही रास्ते पे हैं। अब ये फिर कोशिश करेंगे कुछ, मुझे पूरा शक है ये अभी बजट में भी कोशिश करेंगे, लेकिन ये किसी सूरत जीतेंगे नहीं। ये वज़ीर आज़म ने आज अपोजिशन को पैगाम दिया है। मेहमानों का तारुफ आपसे करवा दें। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN, अली मोहम्मद खान साहब वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर PTI के सीनियर रहनुमा, और सेनेटर सलीम मांडवीवाला सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जावेद अब्बासी साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। आपने वज़ीर आज़म की आज की गुफ्तगू सुनी, डायरेक्ट आप लोगों के लिए पैगाम था। दो चीज़ों पर आप जो हुकूमत को इनकॉम्पिटेंट कहते आए, नाअहल कहते आए। एक तो उन्होंने कहा कि NRO का सीधा सीधा मामला है, NRO जिस दिन देंगे उनको हुकूमत जो है वो नाअहल नहीं लगेगी। और दूसरा, नाअहल आप उनको कह रहे थे, उनकी वजह से वो कहते हैं मईशत देखें 4% से भी ज्यादा ऊपर जाने वाली है अब, और अब इस इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद अपोजिशन फंस गई है। किस किस्म का मसला वज़ीर आज़म को लग रहा है कि आप लोग आने वाले बजट इजलास में करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा। वज़ीर आज़म साहब तवातर के साथ एक बात करते हैं, बड़े अरसे से कर रहे हैं, बहुत बार दफ़ा हमने वज़ीर आज़म साहब की तवज्जो दिलाई है, उनके वज़रा से बार बार पूछा है, उनके जो स्पोक्समैन ने बार बार उनसे पूछा है कि मेहरबानी करके उस आदमी का नाम बताए जो आपसे NRO मांगता है। आप मेहरबानी करके क्यों नहीं नाम बताने से ग्रेज करते हैं? ये टर्म पिछले 2.5 साल से वज़ीर आज़म साहब इस्तेमाल कर रहे हैं और वो खौफ की हालत में ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई हकीकत से तल्लुक नहीं है। मसलन अगर वो, और मुझे यकीन है कि हम FATF के मामले में जब एक कानून साजी हो रही थी और मैं उस कमेटी में भी था, हम जब इनके साथ बैठे हम बात कर रहे थे, ये बाहर निकले, इन्होंने कहा कि हम ये NRO मांग रहे हैं, ये NRO मांगते हैं, ये नैब की लॉ में तरमीम मांग रहे हैं, जो ऐसी कोई हकीकत नहीं थी। ज़ाहिर एक डिस्कशन वहाँ ज़रूर हुई थी, लेकिन कोई चीज़ हमने ना ये NRO देने की पोजीशन में है। देखें, वज़ीर आज़म के पास देने के लिए है क्या? हमारे केसेस अगर जाएं तो नैब के पास हैं या अदालतों के पास हैं या हम बेल पे हैं, हम अपने आप को इनोसेंट साबित करेंगे। और इस हुकूमत से तो मांगना हम अपने लिए बेइज्जती भी और जुर्म समझते हैं। और तवातर के साथ अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, आप नहीं मांगते, लेकिन उन्होंने जिस चीज पे कहा है कि आप लोग बजट में कोशिश करेंगे मसला करने की, लेकिन साथ ही साथ उनको बड़ा यकीन था, उन्होंने कहा जीतेंगे नहीं, ऑपोजिशन पहले ही फंस गई है जब से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बेहतर हुई है।
आप जानती है साजिया साहबा कि पाकिस्तान के तूल वार्स में अगर आप देख लें, ये जो फिगर्स हैं लोगों का इनसे पेट नहीं भरता। ये 3 मिनिस्टर जो हैं अपने फाइनेंस चेंज कर रहे हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी इनकी ठीक होती, हर बजट से पहले ये फाइनेंस मिनिस्टर चेंज करके ऐसी बातें करते हैं जो अभी ग्रोथ की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान में इन पिछले 2.5 सालों में 300% महंगाई हुई है, इससे भी कई चीज़ें ज़्यादा महंगी हुई हैं। आप आटा, दाल, चीनी, आप दवाइयों की कीमतें देख लें, पेट्रोलियम की कीमतें देख लें, गैस की कीमतें देख लें। और मैं ये बात नहीं कर रहा, जो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, जो एडवाइज़र हैं और मिनिस्टर का पोर्टफोलियो है उनके पास, पोर्टफोलियो, उन्होंने ये बात कही है कि हुकूमत की गलत पॉलिसियां थी कि हम IMF के पास गए। IMF की जो कंडीशन थी वो सख्त थी, जिसकी वजह से हमें जी इनिशियली उन्होंने कहा था डायरेक्शन नहीं है, लेकिन अब वो भी तारीफें कर रहे हैं। आज भी उन्होंने एक वेबिनार से खिताब उन्होंने ये करते बात की कि ये हुकूमत डायरेक्शनलेस है, इनके पास डायरेक्शन नहीं है। और अगर देखें, आप पहले बात करें कि जिस आदमी को सबसे ज्यादा हुकूमत आने से पहले इन्होंने कहा है कि असद उमर साहब का, इनको उन्होंने निकाला है, किस बुनियाद पर निकाला है कि वो डिलीवर करने में नाकाम हो गए। फिर ये हफीज शेख साहब को लेके आए। हफीज शेख साहब को जिस बेदर्दी से जिस तरह निकाला है, कहा है कि वो डिलीवर करने में नाकाम हो गए और महंगाई की है। अभी तरीन साहब को लाएं कुछ महीनों के लिए, आप देखेंगे कुछ महीनों के बाद ये भी फारिग हो जाएंगे। मैं नहीं समझता कि अभी तक हुकूमत की कोई एक पॉलिसी ऐसी है ये आपकी ख्वाहिश है या खबर है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बड़ा यकीन है कि ये फारिग हो जाएंगे। शौकत तरीन साहब भी। सेनेटर सलीम मानवी वाला साहब, ये बताइए कि ओके ये बताइए सलीम मानवी वाला साहब कि जिस तरीके से आज वज़ीर आज़म ने बहुत खुशखबरी सुनाई और उनका दावा है कि ये आने वाले दिनों में 4% से भी ज़्यादा आपका GDP ग्रोथ रेट जो है वो नज़र आएगा। मौशी जो इशारे जो हैं वो कह रहे हैं बेहतर होते चले जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत इसी चीज़ पर फंस गई है कि भाई हम क्या कह रहे थे और अब इनके साथ हो क्या गया है। ये तो ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, मईशत बेहतर कर रहे हैं। सो ये बजट वाला उनको जो यकीन है, मैं जावेद अब्बासी साहब से भी ये पूछ रही थी कि क्या आप बजट में क्या कर सकते हैं। आप लोगों का मसला है, फिर उनके पास अपना एक तरीन ग्रुप जो है वो बना हुआ है। आपको लगता है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात हो सकती हैं बजट के पास होने में? शायद वो ये इंटरनली थ्रेट फील कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो लास्ट बजट भी अपोज किया था ऑपोजिशन ने, तब भी बजट पास हो गया था। इस दफा भी अपोज करेंगे क्योंकि नंबर्स हैं गवर्नमेंट के पास। और जहां तक वो प्रॉब्लम क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल वो ऑपोजिशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो शायद तरीन ग्रुप की बात कर रहे हैं। और क्योंकि ऑपोजिशन के अपोज करने के बावजूद भी बजट पास हो जाएगा, और अगर वो जहांगीर तरीन को मैनेज कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि बजट पास करने में कोई दुश्वारी आएगी। ऑपोजिशन जरूर ऑब्जेक्ट करेगी बजट के ऊपर, और बजट फिर भी पास हो जाएगा। बाकी जो जावेद अब्बासी साहब ने, हमारे भाई भी हैं, हमने एक दूसरे के साथ सर्व भी किया है सेनेट में, और मैं समझता हूँ जो जावेद अब्बासी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से, कोई प्लान ना होने की वजह से इस वक्त ये हालात हो गए हैं। और देखें, शौकत तरीन साहब माइट मीन वेल, शौकत तरीन साहब माइट वांट के 4% ग्रोथ हो, शौकत तरीन साहब, और वो कोशिश भी जरूर करेंगे, बिकॉज मैंने शौकत तरीन साहब के साथ काम खुद किया है 4 साल, और जब हमारी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो ही इज अ कमिटेड मैन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एंड ही इज कमिटेड टू पाकिस्तान, नॉट ओनली टू PTI। तो मैं समझता हूँ कि वो कोशिश पूरी करेंगे। उनकी कोशिश ये होगी कि हमारी इतनी ग्रोथ हो, मगर जो पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको रिवाइव करना, उनमें हालात ठीक करना, बिजली की प्राइसेस कम करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि IMF के साथ आपने ऐसा डिफिकल्ट एग्रीमेंट। तो आप ये मानते हैं, देखें अभी जिस तरह आज भी शौकत तरीन साहब ने कहा कि मुस्तकबिल में हम बिजली की प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज नहीं करेंगे, इजाफी टैक्स नहीं लगाएंगे आने वाले बजट के अंदर, लेकिन आज वजीर आजम ने जो आप बात करें कि जी इतनी बुरी इकोनॉमिक कंडीशन हमें मिली है कि उसके बावजूद और कोविड के बावजूद हमने 4% तक पहुंचा दिया है, तो ये तो क्रेडिट है। वो कहते हैं यही परेशानी लाहक है ऑपोजिशन को। देखिए, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे कैसे हुकूमत बेहतर बता रही है? नहीं, वो देखिए, मैं आपको ये बताऊं, कहने से ग्रोथ 4% नहीं होगी, ग्राउंड पे चीजें चेंज होने से ग्रोथ 4% होगी। प्राइम मिनिस्टर जरूर चाहेंगे, मे बी ही मीन्स वेल के 4% ग्रोथ आ जाए। मैं चाहूंगा
फाइनेंस मिनिस्टर चाहेंगे, जावेद अब्बासी साहब चाहेंगे, मगर वो बोलने से तो नहीं होगी। वो तो आपकी जब तक ग्राउंड रियलिटी चेंज नहीं होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी नहीं मुल्क में, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी नहीं मुल्क में, तो तब उसके बाद ही ग्रोथ आपकी नजर आएगी ना। अभी तो इस वक्त सारे इंडिकेटर नेगेटिव हैं, और अगर एक आध सेक्टर अगर परफॉर्म भी कर रहा है तो वो आपकी ओवरऑल ग्रोथ तो बढ़ाएगा नहीं। तो ये फुल थिंकिंग जरूर रखें कि जी 4% ग्रोथ हो जाएगी, मगर कैसे होगी ये तो हमें कोई समझाए, ये तो हमें कोई बताए कि जी 4% ग्रोथ कैसे होगी, ये जरा ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब से पूछते हैं। राइट, अली मोहम्मद खान साहब, दो चीजें, जिस तरह अभी वजीर आजम का हमने सॉर्ट सुनाया है, एक तो जावेद अब्बासी साहब ने उसको रिस्पॉन्ड करते हुए कहा है कि भाई हम तो 3 सालों से पूछ रहे हैं कौन एनआरओ मांग रहा है, आप लोग नाम नहीं देते। आज वजीर आजम ने फिर एनआरओ का जिक्र किया कि नाहल हम इसलिए लगते हैं कि एनआरओ नहीं देते, जिस दिन एनआरओ दे देंगे अहल हो जाएंगे। और फिर हमें नाहल कहते थे, हम तो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है बेहतर कर गए, ग्रोथ हो गई। अब ये जरा मांडवी वाला साहब का भी सवाल यही है कि जरा बताएं कि कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं बेहतर हुए हैं, या अगर बेहतर हुए हैं तो फिर उसका अवाम को बराह रास्त क्यों समर नहीं मिल रहा, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें क्यों नजर नहीं आता? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि एक मुश्किल सूरत हाल से अब हम बीच निकल रहे हैं, और उस टाइम में दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज जैसे अमेरिका है या इंग्लैंड है, और डेवलपिंग कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी हिंदुस्तान, सब पोस्ट कोविड ड्यूरिंग कोविड ये नेगेटिव में इनका सारा जीडीपी ग्रोथ किया है। और ये कोई ढकी चुकी फिगर्स नहीं है, कोई -10 तक गए। जर्मनी जैसे मुल्क में -10 तक गए। इन हालात में मैं समझता हूँ कि ये मैं नहीं कहता कि हमने कोई ऐसी कोई पॉलिसी हम लेके आए हैं जो कि मुझे बड़ी डिफरेंट है। हमने सिर्फ इमरान खान साहब ने लॉकडाउन की तरफ नहीं गए, अपनी इकोनॉमी को चलते रहने दिया, स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया, और साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा फोकस किया, पावर लूम हमने स्टार्ट करवाई, कॉटन एक्सपोर्ट आपकी बढ़ी, आपकी ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ी, एग्रीकल्चर बहुत बम्पर हुई। उसकी वजह ये थी कि वक्त पे शुगर केन माफिया पे हाथ डाला, वक्त पे किसान को पैसे मिले, उन्होंने वक्त पे बुआई कटाई की, और फौरी तौर पे जो उन्होंने पहली बार बड़े उसके बाद उनको अच्छी कीमत मिली अपने गन्ने की, जो उन्होंने वीट का क्रॉप किया, दैट वाज अ बम्पर क्रॉप। तो एग्रीकल्चर में आपको बूम मिला है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है जो आपका फिस्कल डिसिप्लिन आया है, और साथ साथ जो आपके करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सब की तरफ देख गए हैं। अल्लाह का एहसान है कि 4 के करीब हम पहुंचे हैं। वी आर होपफुल कि 4 से भी आगे जाएगा। मैं ही समझता हूँ कि इस बात पे अपोजिशन को उनको भी खुश होना चाहिए। हाँ, अगर हमारी पॉलिसी में कोई कमी है वो जरूर हमें बताएं, और इंशाल्लाह हम उसको ठीक करेंगे। वो बताएं, ठीक है। एक और चीज बताइएगा कि जो अभी मैं पूछ भी रही थी, और सेनेटर सलीम मानवी वाला साहब ने उसका जवाब भी दिया कि वजीर आजम ने कहा कि ये उनको पूरा यकीन है कि बजट में भी मसला करेंगे, बजट के पास होने में और सब कुछ। मानवी वाला साहब का ये मानना है कि जी हमने तो पिछला बजट भी अपोज किया था, लेकिन हमारे अपोज करने के बावजूद वो पास हो गया था, मंजूर हो गया था, तो वहां ऑपोजिशन से तो कोई खतरा नहीं है बजट की मंजूरी में। लेकिन हाँ, इंटरनल फैक्टर पीटीआई का अपना एक वो कहते हैं कि जी सामने जरूर रखें, तरीन ग्रुप जो है वो मुखालफत कर दे तो फिर कोई मसला हो सकता है। शायद वजीर आजम को वो कहते हैं कि वहां से थोड़ा डर लग रहा है। डर मर खान साहब को कोई नहीं लगता। डर एक ऐसी चीज है जो कम अज कम खान साहब की डिक्शनरी में नहीं है। बजट सिर्फ इमरान खान या तहरीक इंसाफ का एक इशू नहीं है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, दुनिया की मानी भी हमारी फौज है, और हम एक ऐसा मुल्क है जिस पर दुनिया डिपेंड करती है। हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इस वजह से कुछ लोगों का हम आंख का तारा है, और कुछ लोगों का जो है वो हम उन्हें एक आंख नहीं पाते। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क नहीं है जो कि बनाना रिपब्लिक है, तो ये बजट पास नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं। बजट पास होगा, अल्लाह के करम से होगा। जो पार्टी के अंदर के मसले मसाइल हैं थोड़े बहुत, पहली बात मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि नहीं होने चाहिए, ऐसे इश्यूज नहीं होने चाहिए किसी जमात में, लेकिन अगर वो है तो वो हल भी किए गए हैं, और कुछ अगर हल तलब है तो भी कर लिए जाएंगे। लेकिन उनके उन इश्यूज के बावजूद आप कहते हैं कि जी बजट पास होने में कोई मसला नहीं होगा।
जी 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 मैं अब्बासी साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। मैं ब्रेक से वापस आके जवाब लेती हूँ। आप तीनों ही साथ मौजूद हैं। ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को हम यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पीडीएम में डिवीजन ऑब्वियसली नजर आ रही है, बल्कि खुद पीएमएलएन के अंदर भी इस वक्त दो आरा हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने एएनपी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कल जो पीडीएम का इजलास हुआ और उसके बाद जितनी बातें की गई उस पर उनकी राय ये है कि बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी और पीडीएम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सुनाइएगा ज़रा क्या कहा। जो भी सियासी जमात अपना स्ट्रैटेजी प्ले क्लियर है तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली टफ टाइम दे सकेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने खुद अपने इस्तीफ़े इस प्लेटफॉर्म से दिए थे। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिसी चल रहा है, आज भी वो इस्तीफ़े नहीं दे रही हैं, आज भी वो कहते हैं कि पार्लियामान में मिलके उनको टफ टाइम दो। जहाँ तक कल का मुलाकात था, मुझे उस मुलाकात के बाद वो क्लैरिटी नज़र नहीं आया। वो शायद कन्फ्यूजन का शिकार है, शायद डिवीज़न का शिकार है, और हम चाहते हैं कि एटलीस्ट पार्लियामान के अंदर हम ये कन्फ्यूजन ना दिखाएं। तो बिलावल साहब का ये मानना है कि पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी थी वो सही थी, वो इस्तीफे देने के हामी नहीं थे और अब भी बाकी जमातें, पीपल्स पार्टी के अलावा जो जमातें ऑपोजिशन की, उन्होंने अभी तक इस्तीफे नहीं दिए, वो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी को ही लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मानवीवाला साहब, एक तरफ कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, ऑब्वियसली उनकी राय मरियम साहिबा से बिल्कुल एक हट के राय नजर आई है, डिफरेंट राय नजर आई है। उन्होंने भी यही बात की, रिकंसिलिएशन का भी जिक्र किया, पार्लियामान में इकट्ठे होने का भी जिक्र किया। तो इसका मतलब यही है कि पीडीएम जो है, बाकी जमातें, मौलाना साहब या मरियम साहिबा, जितने भी लोग कल वहां मौजूद थे, उनकी अब नहीं सुनी जाएगी। वो फोरम जो है वो बिल्कुल फारिग हो चुका है। अब बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब जो है पार्लियामेंट के फोरम पे ही करेंगे जितनी ऑपोजिशन करनी है। देखिए, एक तो मैं ये इस्तीफे के इशू पे एग्री करता हूँ। बिलावल साहब जब जेल में भी मिलने गए थे शहबाज शरीफ साहब को, उधर भी शहबाज शरीफ साहब ने यही कहा था कि इस्तीफे देने का आइडिया अच्छा नहीं है। तो ये उनका मौकिफ है और मेरा ख्याल वो भी अपने मौकिफ पे खड़े हैं। और इस्तीफे तो जी कभी दिए ही नहीं जाते। पार्लियामेंट इज योर बैटल ग्राउंड, उसको आप क्यों छोड़ेंगे? उसको आप छोड़ के चले गए तो फिर आपके पास है क्या? सड़कों पे आप लड़ेंगे क्या? तो ये मैं समझता हूँ कि जिसका भी ये आइडिया था कि जी इस्तीफे दिए जाएं, और मैं आपको एक बात बताऊं, मौलाना भी अंडर प्रेशर ये बात कर रहे थे, वो भी फेवर में नहीं है इस्तीफे के। और ये बिलावल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी पार्टी ने इस्तीफे नहीं दिए। और आपको याद होगा दो मौलाना साहब तो कहते हैं कि मैंने तो फौरन ही कहा था इलेक्शन के बाद कि मत जाए कौमी असेंबली में, इस्तीफे दे दें सारे। देखिए वो, मगर उनके किसी आदमी ने इस्तीफा दिया? पीडीएम से ये पहले की बात है जो आप कर रही हैं। उनके किसी आदमी ने इस्तीफा दिया? उनका कोई आदमी गया? हाँ, उनका कोई आदमी गया जिसने कहा मैं ओथ नहीं लूंगा? नहीं, सब गए। सेनेट में भी सब आए, नेशनल असेंबली में भी सब गए। तो देखें, कहने की बात और होती है, करने की और होती है। और आपको याद होगा, दो लोगों ने जाके पीएमएलएन के स्पीकर को इस्तीफे दे दिए जब ये कहा कि इस्तीफे दिए जाएं, और उन्होंने भी जाके इस्तीफे अपने वापस मांग लिए। तो मरियम साहिबा ने कहा कि भाई मैं इन लोगों को कहती हूँ, अगर इस्तीफे तुम लोगों ने नहीं भी दिए और तुम्हें वहां बुलाते हैं तो जाओ और उनके मुंह पे मार के आओ इस्तीफे। जी, तो उन्होंने तो अपने इस्तीफे जाके वापस ले लिए। उन्होंने कहा हमने दिए ही नहीं। हाँ, दिए ही नहीं, और एक्चुअली उन्होंने दिए थे, उन्होंने वापस ले लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बिलावल साहब कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि भाई नोबडी इज इंटरेस्टेड इन गिविंग इस्तीफे। व्हाट फॉर? उससे आपने गेन क्या करना है? मतलब ये टोटली एक, जिसको कह लें आप, कि एक इररेशनल सी डिमांड थी, और ये एक ही पार्टी की तरफ से आ रही थी। तो दूसरी पार्टियां फेवर में नहीं थी इस्तीफों के, और पीपल्स पार्टी इज द ओनली वन हु टेक अ पोजीशन कि जी इस्तीफे नहीं देने। तो ये इख्तिलाफ यहाँ से शुरू हुए और आज भी इख्तिलाफ वही खड़ा हुआ है। अच्छा, तो और पीडीएम हैज टू रियलाइज कि इस किस्म की अगर
रैशनल बातें करेंगे तो ऑब्वियसली, और जहां पार्टीज होती है वहाँ इख्तलाफात तो होते हैं और होते रहेंगे, तो ये इसमें कोई अनयूजुअल बात नहीं है कि जी पीडीएम में इख्तलाफात है। बट रियलिस्टिकली अगर देखें तो अब फोरम जो है वो सिर्फ ऑब्वियसली पार्लियामान का ही बचा। शहबाज शरीफ साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया, बिलावल साहब ने ये बात कर दिया, तो पीडीएम तो एक तरीके से बिल्कुल ही हमें इनइफेक्टिव नजर आ रही है। मैं एक सवाल अली मोहम्मद खान साहब, ये कल भी ये बात हुई जब जी मुकम्मल कर लें, कहना चाहता जी फरमाइए कि पीडीएम और पार्लियामेंट की एक्टिविटी को आप ना मिलाएं। देखें वो डिफरेंट चीज है। वो जो बिलावल साहब बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि हमारा पार्लियामेंट में हमारी क्या पोजीशन होगी, और वो ये कह रहे हैं कि वहां हम ऑपोजिशन के साथ काम करेंगे पार्लियामेंट एक्टिविटी के हद तक। तो वो उसका एक्चुअली कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। पीडीएम इज अ डिफरेंट एजेंडा, पार्लियामेंट इज अ रूटीन बिजनेस, और पार्लियामेंट में जो एक्टिविटी होगी वो हम लीडर ऑफ बिल्कुल डायरेक्ट लिंक नहीं है। आई एग्री विद यू, बट मैं ये कह रही हूँ कि वो तो फिर बिल्कुल ही इनइफेक्टिव हो गया ना। आप देखें कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हुकूमत गिराने से शुरू हुए थे, कल क्या कहा, एहतजाजी मुजाहिरों पे बात खत्म की, पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाने के मुतालबे पे बात खत्म की अली मोहम्मद खान साहब, ये और इंतखाबी इस्लाहात का जिक्र किया। ये इस इंतखाबी इस्लाहात के मामले में क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स वाला मामला जो है अपोजिशन रिजेक्ट कर रही है, फिर पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन वो कहते हैं अफगानिस्तान के मामले पे, बाकी मामला पर आकर अमेरिका को एयर बेसिस दे रहे हैं नहीं दे रहे, इस पर आके ब्रीफ करें, इन कैमरा सेशन बुलाएं। देखें वो कहते हैं ना कि देयर इज अ वे जी, सिंसियरिटी जो हो ना तो बहुत सी चीजें वो ठीक हो जाती हैं। अब अगर किसी का ये मकसद है कि किसी भी चीज को लेके अपने मुखालिफ को नीचा दिखाया जाए तो फिर उसमें देखें बरकत नहीं आती। अब अगर कोई फॉरेन पॉलिसी का इशू है, फॉर एग्जांपल अफगान पॉलिसी का इशू या कोई भी इशू, अभी जो फलस्तीन का आया, अल्लाह ने बड़ा करम किया। मैं कहता हूँ हमें हमारा बदतरीन मुखालिफ को भी तारीफ करनी चाहिए जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने वहाँ पे इमरान खान साहब की डायरेक्शन पे जाके जो किया है। माजी में कभी हुआ है कि इतनी जल्दी जंगबंदी हुई हो और यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट अभी आए थे तो उस फोरम से इसराइल को डिनाउंस किया गया है। हालांकि सिक्योरिटी काउंसिल में जो है अमेरिका ने वीटो किया। ये कितनी बड़ी कामयाबी है। अब इन चीजों को देखें, जब नेशनल इंटरेस्ट हो वहां पर फिर आप एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते। मैं सिर्फ ही नहीं कह रहा कि मैं वन साइडेड बात कर रहा हूँ, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ हमें भी ऐसा करना चाहिए। अब आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की है। सबसे पहले हमने एहतजाज किया था 13 में, जरदारी साहब ने कहा था आरोज का इलेक्शन, 18 में ये लोग भी चीखे चलाए नून वाले। अब जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक आइडिया दिया है, चाहे आप उसको एक्सेप्ट ना भी करें लेकिन आप आए उसमें बात तो करें। अगर आप वाकई सीरियस हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो रिगिंग फ्री हो, लेकिन अगर आप सिर्फ ये चीजें पॉइंट स्कोरिंग के लिए करते हैं तो फिर तो हम सिर्फ आपस में एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए जब ये सब कुछ करते हैं तो अवाम की नजर में और समझ बूझ वाले लोगों की नजर में सियासतदानों का सबका जो है वकार है वो नीचे जाता है। ये मैं जरा अब्बासी साहब लास्ट कमेंट इस पे जरा बताइएगा। वो कह रहे हैं बात तो करें इस मामले पर, इंतखाबी इस्लाहात पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर एतराज है तो भी आए बात करें, तो आप बात करने को तैयार क्यों नहीं हो रहे? हम किस से बात करेंगे जब रियासत को एक मसला दरपेश था कि जब पुलवामा का मामला हुआ है और उस वक्त आल मुश्त इंडिया और पाकिस्तान की जंग थी, इवन के पार्लियामान के अंदर अस्करी और मुफ्ती दोनों लोग बैठ गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि मैंने आगे नहीं बैठता, वो वहाँ से उन्होंने बैठना गवारा नहीं किया। फिर ये कोरोना का मसला हो गया है जो सारी रियासत को और पाकिस्तान को, सारी दुनिया को इस मसले ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। इस वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बैठने से इनकार कर दिया। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पार्लियामान में आतना गवारा नहीं किया और पिछले 2.5 सालों में एक दफ़ा वो सेनेट में तशरीफ नहीं लाए। तो वज़ीर आज़म आएंगे इजलास में तो आप बात करेंगे, वहां पर बात होगी। बैठ के बात करते हैं तो अगले दिन ये तमाशा लगाते हैं, कहते हैं नारों मांग रहे हैं, ये लोगों पगड़ियां उछालते हैं, ये इल्जाम हमारे ऊपर लगाते हैं। और आप तो ये इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि फौज के साथ हम मिलकर साजिश कर रहे हैं। तो जब ऐसा माहौल आप क्रिएट करेंगे तो आपके साथ कौन बैठ के बात कर सकता है? हाँ, अगर ये वाकई ही पाकिस्तान को लगता है कि हुकूमत ने माहौल ही बात करने वाला नहीं बनाया है और ऑपोजिशन को यही समझ नहीं आ रही है कि किससे बैठ के बात करें। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। आई हैव टू वाइंड अप हियर। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब और अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पीडीएम में डिवीजन ऑब्वियसली नजर आ रही है, बल्कि खुद पीएमएलएन के अंदर भी इस वक्त दो आरा हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने एएनपी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कल जो पीडीएम का इजलास हुआ और उसके बाद जितनी बातें की गई उस पर उनकी राय ये है कि बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी और पीडीएम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सुनाइएगा ज़रा क्या कहा। जो भी सियासी जमात अपना स्ट्रैटेजी प्ले क्लियर है तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली टफ टाइम दे सकेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने खुद अपने इस्तीफ़े इस प्लेटफॉर्म से दिए थे। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिसी चल रहा है, आज भी वो इस्तीफ़े नहीं दे रही हैं, आज भी वो कहते हैं कि पार्लियामान में मिलके उनको टफ टाइम दो। जहाँ तक कल का मुलाकात था, मुझे उस मुलाकात के बाद वो क्लैरिटी नज़र नहीं आया। वो शायद कन्फ्यूजन का शिकार है, शायद डिवीज़न का शिकार है और हम चाहते हैं कि एटलीस्ट पार्लियामान के अंदर हम ये कन्फ्यूजन ना दिखाएं। तो बिलावल साहब का ये मानना है कि पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी थी वो सही थी, वो इस्तीफे देने के हामी नहीं थे और अब भी बाकी जमातें, पीपल्स पार्टी के अलावा जो जमातें ऑपोजिशन की, उन्होंने अभी तक इस्तीफे नहीं दिए, वो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी को ही लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मानवीवाला साहब, एक तरफ कौमी असम्बली में जो ऑपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, ऑब्वियसली उनकी राय मरियम साहिबा से बिल्कुल एक हट के राय नजर आई है, डिफरेंट राय नजर आई है। उन्होंने भी यही बात की, रिकन्सिलिएशन का भी जिक्र किया, पार्लियामान में इकट्ठे होने का भी जिक्र किया। तो इसका मतलब यही है कि पीडीएम जो है, बाकी जमातें, मौलाना साहब या मरियम साहिबा, जितने भी लोग कल वहां मौजूद थे, उनकी अब नहीं सुनी जाएगी। वो फोरम जो है वो बिल्कुल फारिग हो चुका है। अब बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब जो है पार्लियामेंट के फोरम पे ही करेंगे जितनी ऑपोजिशन करनी है। देखिए, एक तो मैं ये इस्तीफे के इशू पे एग्री करता हूँ। बिलावल साहब जब जेल में भी मिलने गए थे शहबाज शरीफ साहब को, उधर भी शहबाज शरीफ साहब ने यही कहा था कि इस्तीफे देने का आइडिया अच्छा नहीं है। तो ये उनका मौकिफ है और मेरा ख्याल वो भी अपने मौकिफ पे खड़े हैं। और इस्तीफे तो जी कभी दिए ही नहीं जाते। पार्लियामेंट इज योर बैटल ग्राउंड, उसको आप क्यों छोड़ेंगे? उसको आप छोड़ के चले गए तो फिर आपके पास है क्या? सड़कों पे आप लड़ेंगे क्या? तो ये मैं समझता हूँ कि जिसका भी ये आइडिया था कि जी इस्तीफे दिए जाएं, और मैं आपको एक बात बताऊं, मौलाना भी अंडर प्रेशर ये बात कर रहे थे, वो भी फेवर में नहीं है इस्तीफे के। और ये बिलावल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी पार्टी ने इस्तीफे नहीं दिए। और आपको याद होगा दो मौलाना साहब तो कहते हैं कि मैंने तो फौरन ही कहा था इलेक्शन के बाद कि मत जाए कौमी असेंबली में, इस्तीफे दे दें सारे। देखिए वो, मगर उनके किसी आदमी ने इस्तीफा दिया? पीडीएम से ये पहले की बात है जो आप कर रही हैं। उनके किसी आदमी ने इस्तीफा दिया? उनका कोई आदमी गया? हाँ, उनका कोई आदमी गया जिसने कहा मैं ओथ नहीं लूंगा? नहीं, सब गए। सेनेट में भी सब आए, नेशनल असेंबली में भी सब गए। तो देखिए, कहने की बात और होती है, करने की और होती है। और आपको याद होगा, दो लोगों ने जाके पीएमएलएन के स्पीकर को इस्तीफे दे दिए जब ये कहा कि इस्तीफे दिए जाएं, और उन्होंने भी जाके इस्तीफे अपने वापस मांग लिए। तो मरियम साहिबा ने कहा कि भाई मैं इन लोगों को कहती हूँ, अगर इस्तीफे तुम लोगों ने नहीं भी दिए और तुम्हें वहां बुलाते हैं तो जाओ और उनके मुंह पे मार के आओ इस्तीफे। जी, तो उन्होंने तो अपने इस्तीफे जाके वापस ले लिए। उन्होंने कहा हमने दिया ही नहीं। हाँ, दिए ही नहीं, और एक्चुअली उन्होंने दिए थे, उन्होंने वापस ले लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बिलावल साहब कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि भाई नोबडी इज इंटरेस्टेड इन गिविंग इस्तीफे। व्हाट फॉर? उससे आपने गेन क्या करना है? मतलब ये टोटली एक, जिसको कह लें आप, कि एक इररेशनल सी डिमांड थी और ये एक ही पार्टी की तरफ से आ रही थी। तो दूसरी पार्टियां फेवर में नहीं थी इस्तीफों के, और पीपल्स पार्टी इज द ओनली वन हु टेक अ पोजीशन कि जी इस्तीफे नहीं देने। तो ये इख्तिलाफ यहाँ से शुरू हुए और आज भी इख्तिलाफ वही खड़ा हुआ है। अच्छा, तो और पीडीएम हैज टू रियलाइज कि इस किस्म की अगर इररेशनल बातें करेंगे तो ऑब्वियसली, और जहां पार्टीज होती है वहां इख्तिलाफात तो होते हैं और होते रहेंगे। तो ये इसमें कोई अनयूजुअल बात नहीं है कि जी पीडीएम में इख्तिलाफात है। बट रियलिस्टिकली अगर देखें तो अब फोरम जो है वो सिर्फ ऑब्वियसली पार्लियामान का ही बचा। शहबाज शरीफ साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया, बिलावल साहब ने ये बात कर दिया, तो पीडीएम तो एक तरीके से बिल्कुल ही हमें इनइफेक्टिव नजर आ रही है। मैं एक सवाल अली मोहम्मद खान साहब, कल भी ये बात हुई जब
जी मैं आपको मुकम्मल थोड़ा कर इसमें लें। कहना चाहता जी हूं फरमाइए। कि पीडीएम और पार्लियामेंट की एक्टिविटी को आप ना मिलाएं। देखें वो डिफरेंट चीज है। वो जो बिलावल साहब बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि हमारा पार्लियामेंट में हमारी क्या पोजीशन होगी, और वो ये कह रहे हैं कि वहां हम ऑपोजिशन के साथ काम करेंगे पार्लियामेंट एक्टिविटी के हद तक। तो वो उसका एक्चुअली कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। पीडीएम इज अ डिफरेंट एजेंडा, पार्लियामेंट इज अ रूटीन बिजनेस, और पार्लियामेंट में जो एक्टिविटी होगी वो हम नहीं, लीडर ऑफ बिल्कुल ऑपोजिशन डायरेक्ट के लिंक साथ नहीं काम है। करेंगे। आई एग्री विद यू, बट मैं ये कह रही हूँ कि वो तो फिर बिल्कुल ही इनइफेक्टिव हो गया ना। आप देखें कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हुकूमत गिराने से शुरू हुए थे, कल क्या कहा, एहतजाजी मुजाहरों पे बात खत्म की, पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाने के मुतालबे पे बात खत्म की। अली मोहम्मद खान साहब ये और इंतखाबी इस्लाहात का जिक्र किया, ये इस इंतखाबी इस्लाहात के मामले में क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स वाला मामला जो है अपोजिशन रिजेक्ट कर रही है, फिर पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन वो कहते हैं अफगानिस्तान के मामले पे, बाकी मामलात पर आकर अमेरिका को एयर बेसिस दे रहे हैं नहीं दे रहे, इस पर आके ब्रीफ करें, इन कैमरा सेशन बुलाएं। देखें वो कहते हैं ना कि अली मोहम्मद खान साहब। देयर इज अ वे। जी सिंसियरिटी जो हो ना तो बहुत सी चीजें वो ठीक हो जाती। अब अगर किसी का ये मकसद है कि किसी भी चीज को लेके अपने मुखालिफ को नीचा दिखाया जाए तो फिर उसमें देखें बरकत नहीं आती। अब अगर कोई फॉरेन पॉलिसी का इशू है, फॉर एग्जांपल अफगान पॉलिसी का इशू या कोई भी इशू, अभी जो फलस्तीन का आया, अल्लाह ने बड़ा करम किया। मैं कहता हूँ हमें हमारा बदतरीन मुखालिफ को भी तारीफ करनी चाहिए जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने वहाँ पे इमरान खान साहब की डायरेक्शन पे जाके जो किया है। माजी में कभी हुआ है कि इतनी जल्दी जंग बंदी हुई हो और यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट अभी आए थे तो उस फोरम से इसराइल को डिनाउंस किया गया है। हालांकि सिक्योरिटी काउंसिल में जो है अमेरिका ने वीटो किया। ये कितनी बड़ी कामयाबी है। अब इन चीजों को देखें, जब नेशनल इंटरेस्ट हो वहां पर फिर आप एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते। मैं सिर्फ ही नहीं कह रहा कि मैं वन साइडेड बात कर रहा हूँ, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ हमें भी ऐसा करना चाहिए। अब आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की है। सबसे पहले हमने एहतजाज किया था 13 में, जरदारी साहब ने कहा था आरोज का इलेक्शन है। 18 में ये लोग भी चीखे चलाए नून वाले। अब जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक आइडिया दिया है, चाहे आप उसको एक्सेप्ट ना भी करें लेकिन आप आए उसमें बात तो करें। अगर आप वाकई सीरियस हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो रिगिंग फ्री हो, लेकिन अगर आप सिर्फ ये चीजें पॉइंट स्कोरिंग के लिए करते हैं तो फिर तो हम सिर्फ आपस में एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए जब ये सब कुछ करते हैं तो अवाम की नजर में और समझ बूझ वाले लोगों की नजर में सियासतदानों का सबका जो है वकार है वो नीचे जाता है। ये मैं जरा अब्बासी साहब लास्ट कमेंट इस पे जरा बताइएगा। वो कह रहे हैं बात तो करें इस मामले पर, इंतखाबी इस्लाहात पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर एतराज है तो भी आए बात करें, तो आप बात करने को तैयार क्यों नहीं हो रहे? हम किस से बात करेंगे जब रियासत को एक मसला दरपेश था, जब पुलवामा का मामला हुआ है और उस वक्त ऑलमोस्ट इंडिया और पाकिस्तान की जंग थी। इवन के पार्लियामान के अंदर अस्करी और मुफ्ती दोनों लोग बैठ गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि मैंने आगे नहीं बैठता, वो वहाँ से उन्होंने बैठना गवारा नहीं किया। फिर ये कोरोना का मसला हो गया है जो सारी रियासत को और पाकिस्तान को, सारी दुनिया को इस मसले ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। इस वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बैठने से इनकार कर दिया। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पार्लियामान में आतना गवारा नहीं किया और पिछले 2.5 सालों में एक दफ़ा वो सेनेट में तशरीफ नहीं लाए। तो वजीर आजम आएंगे इजलास में तो आप बात करेंगे, वहां पर बात होगी पार्लियामेंट में। बात करते हैं तो अगले दिन ये तमाशा लगाते हैं, ये कहते हैं नारों मांग रहे हैं, ये लोगों पगड़ियां उछालते हैं, ये इल्जाम हमारे ऊपर लगाते हैं। और आप तो ये इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि फौज के साथ हम मिलकर साजिश कर रहे हैं। तो जब ऐसा माहौल आप क्रिएट करेंगे तो आपके साथ कौन बैठ के बात कर सकता है? हाँ, अगर ये वाकई पाकिस्तान आपको लगता है कि हुकूमत ने माहौल ही बात करने वाला नहीं बनाया है और ऑपोजिशन को यही समझ नहीं आ रही है कि किससे बैठ के बात करें। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। आई हैव टू वाइंड अप हियर। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब और अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।